हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परीक्षा तिथि तो पहले ही जारी हो चुकी थी। अब शेड्यूल भी इसका जारी हो गया है कि कितने शिफ्टों में आपकी ये परीक्षा होनी है। और जैसे मैंने आप सभी को बोला था कि हम इस कम समय में अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से करेंगे। एक एक टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कल मैंने आपको सभी जितने भी आपके यूपीएचएससी में नाटककार, निबंधकार, लेखक, कवि, उन सभी के जन्म वर्ष बताए थे क्रमानुसार, ताकि अगर उनसे क्रमानुसार प्रश्न आता है तो आप आसानी से कर सके। और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हमारा यूनिट 10, अन्य गद्य विधाएं। इनसे आपका प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं एक एक अन्य गद्य विधाओं के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो विधा आपको पढ़नी है वो है अपनी खबर। इसके रचयिता कौन है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1960 ईस्वी। नेक्स्ट है आवारा मसीहा, जिसके रचनाकार है विष्णु प्रभाकर जी, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी। तो आपको यहाँ पर सभी के प्रकाशन वर्ष एक साथ दिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा, 1964 ईस्वी। मेरा परिवार, महादेवी वर्मा, 1972 ईस्वी। ऋण जल धन जल, रेणु जी यानी फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है, 1975 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद है अकेला मेला, रमेश चंद्र शाह, 2009 ईस्वी। नेक्स्ट है प्रेमचंद के साथ 2 दिन, बनारसी दास चतुर्वेदी, 1932 ईस्वी। नेक्स्ट है निराला के पत्र, जानकी वल्लभ शास्त्री, 1971 ईस्वी। नेक्स्ट है चिट्ठी पत्री, अमृत राय, 1962 ईस्वी। नेक्स्ट है सुधिया उस चंदन के वन की, विष्णुकांत शास्त्री, 1952 ईस्वी। तो ये कंप्लीट आपको अन्य गद्य विधाओं में जितनी रचनाएं पढ़नी है उन सब के प्रकाशन वर्ष थे। चलिए अब एक एक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो इसमें आप संक्षिप्त में जो आप पढ़ेंगे तो इसका वर्ण विषय क्या है? तो ये एक आत्मकथा है। हमेशा पूछा जाता है कि अपनी खबर की विधा क्या है, तो ये एक आत्मकथा है। नेक्स्ट है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? ये हम पहले बता चुके हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष है 1960 ईस्वी। नेक्स्ट है लेखक ने इस 60 वर्ष की 60 दौरे की आयु के पश्चात इसको, यानी जब लेखक 60 वर्ष की आयु के हो गए हैं तो उसके पश्चात इन्होंने अपना ये आत्मकथा लिखा है। यानी जो बेचन शर्मा उग्र जी है, जब ये 60 वर्ष के हो गए थे तब इन्होंने ये आत्मकथा लिखी है। और इस आत्मकथा में उनके कंप्लीट, हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने कंप्लीट जो है 60 वर्ष का अंकन इसमें किया है। उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक 21 वर्षों को आधार बनाकर, देखिए कुछ वर्ड इसमें शायद मिसिंग है, यहाँ पे जैसे वर्ष होना चाहिए, तो मैं कम्प्लीटली डिटेल आपको बता देती हूँ कि उन्होंने अपने जीवन का जो 21 वर्ष है उसको आधार बनाकर लिखा है, ना कि अपने जीवन के 60 वर्ष। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए इसमें कुल अध्यायों की संख्या कितनी है? तो इसमें कुल अध्याय है 17, जिसमें से 13 महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें 9 अध्याय प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित है। अध्याय 3 जो है इसका वो है अपनी खबर। ठीक है, जो शीर्षक है इसका वो अध्याय 3 में है। ठीक है, अध्याय चुनार एवं बनारस और कलकत्ता स्थान से संबंधित है। ठीक है, शिव पूजन सहाय ने उग्र जी को आत्मकथा लिखने को कहा, तो ये आत्मकथा उन्होंने शिव पूजन सहाय की प्रेरणा से लिखी। अब आ जाते हैं अध्यायों की सूची पर, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, अध्यायों से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो पहला है दिग्दर्शन, प्रवेश, फिर है अपनी खबर, धरती और धान, चुनार, नागा भगवत दास, राम मनोहर दास, भानु प्रताप तिवारी, बच्चा महाराज, पंडित जगन्नाथ पांडे, लाला भगवान दीन, पंडित बाबूराव विष्णु पडारकर,
बाबू शिव प्रसाद गुप्त, पंडित कमलापति त्रिपाठी, बनारस और कलकत्ता, ये जैसा कि बताया था कि ये स्थान से संबंधित है। जीवन संक्षेप और असंबल गान, ठीक है। नेक्स्ट है विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा। हालांकि ये सभी आप यूजीसी नेट में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जब आपका सिलेबस यहाँ दिया गया है तो उसके अनुसार भी आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, तो बंगाल के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा पूछा जाता है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। तो ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है और किसने लिखी है, तो विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो ये मार्च 1974 में लिखा गया है। ये 3 पर्वों में विभाजित है, ठीक है। 3 पर्व यानी 3 भाग में ये विभाजित है। और पृष्ठों की संख्या की बात करें तो ये 430 पृष्ठों में लगभग ये लिखा गया है। पहला जो इसका पर्व है वो है दिशाहारा, जो कि आगे चल के 18 उपशीर्षकों में विभाजित है। नेक्स्ट है दिशा की खोज, ये भी 18 उपशीर्षकों में विभाजित है। और अंत में है दिशांत, जो कि 30 उपशीर्षकों में विभाजित है। तो आपको यहाँ पर जो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है वो इसके यहाँ पर आपको इनके पर्वों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों जो है आप देख सकते हैं, तीनों पर्वों में विभाजित है और इससे प्रश्न आता है। अब इन 3 पर्वों में क्या है ये भी प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए दिशाहारा, दिशाहारा में क्या है, रंगून जाने से पूर्व का वर्णन है, यानी जो बचपन से लेकर यौवन तक का वर्णन है वो दिशाहारा के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है दिशा की खोज, दूसरा पर्व, जिसमें रंगून के जीवन का वर्णन लेखक ने किया है। किसके जीवन का, लेखक ने अपने जीवन का नहीं, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के रंगून के जीवन का वर्णन किया है, जहां नौकरी की खोज के विषय में बताया गया है, ठीक है। फिर है दिशांत, रंगून से स्वदेश जो लौटे हैं, वो अपने देश लौटे हैं, उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो ये तीनों ही पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रमुख पात्र है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर स्त्री पात्रों की। तो देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आ जाता है वो होता है प्रमुख पात्र, क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट के पेपर को देख लें तो उसमें किस प्रकार से इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे पूछे जाते हैं कि पात्र कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्त्री पात्रों की। भुवन मोहिनी शरत चंद्र की माँ है, शांति शरत चंद्र की पहली पत्नी है, हिरण्यमयी दूसरी पत्नी है इनकी, और इसका अन्य नाम मोसदा भी बताया गया है। और नेक्स्ट है धीरू, इनके बचपन का साथी है, निर्दा यौवनावस्था की प्रेयसी है। तो हालांकि मैं इस पे आपको और भी क्वेश्चंस जो है यहाँ पर मैं लेके आऊँगी, जब अभी तो आपको मैं टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, इसके बाद आपको मैं इन टॉपिक के प्रश्न उत्तर भी जरूर कराऊंगी ताकि आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो चलिए पुरुष पात्रों की बात कर लेते हैं। तो मोतीलाल जो कि पिता है और यायावर प्रवृत्ति के हैं और स्वप्नदर्शी है, सुरेंद्रनाथ मामा है, और राजू उर्फ इंद्रनाथ जो है इनके मित्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सुधिया उस चंदन के वन की, इस रचना के बारे में। तो इसके रचयिता कौन है, तो वो है विष्णुकांत शास्त्री जी। इसकी विधा क्या है, तो ये एक संस्मरण है, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1992 ईस्वी है। और ये किसको समर्पित करके लिखा गया है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अज्ञे जी को समर्पित है, ठीक है। उसके समर्पण में ये चीज लिखी गई है, ठीक है। अध्यायों की बात करें कि तो इसमें कुल कितने अध्याय हैं, तो इसमें कुल 12 अध्याय हैं। और ये जो पंक्ति है सुधिया उस चंदन के वन की, यानी ये जो इसका नाम है संस्मरण का, ये गिरजा कुमार माथुर की पंक्ति है, उनकी कविता है जिसकी ये पंक्तियां हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज अपने मन में डाउट मत रखिएगा। इसके रचयिता कौन है, विष्णुकांत शास्त्री, लेकिन जब बात कविता की आती है तो कविता की पंक्ति जो है गिरिजा कुमार माथुर की है। चलिए अब बात करते हैं अध्यायों की। तो इसके अध्याय कौन कौन से हैं।
श्रद्धा और विवेक की ज्योतिवाही स्वामी अखंडानंद सरस्वती। खंड खंड फिर भी अखंड स्वामी अखंडानंद सरस्वती। दीप बुझ गया शिखा अमर है महादेवी वर्मा। और देखिए ये तो इनकी कविता की ही पंक्तियां हैं महादेवी वर्मा जी की, ठीक है। आलोक हुआ अपनापन, ठीक है, ये किसकी है? अगे जी की। फूल की पहचान सरस सुवास केवल, ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। पास रहते हुए भी दूर मेरे पिता पंडित नरोत्तम दास शास्त्री, गांधी नरोत्तम दास शास्त्री, इसके बारे में उन्होंने इसमें बताया है। वाग्वी विद्वत्ता की साकार मूर्ति देवेंद्रनाथ शर्मा। रणनीति की वरीयता नामवर सिंह। भारतीय साहित्य के प्रज्ञा पुरुष, इसमें कौन है? उमाशंकर जोशी। विधायक की यातना भागवत भूमि उत्तर यात्रा। पीढ़ियों से बिछड़े हुए भाइयों के बीच चंद रोज। तो यहाँ पर इनमें अब नाम भी ध्यान रखिएगा, अगर हो सकता है आपको अगर इसका मिलान आ जाए कि जैसे ये टॉपिक दिया है और आपको मिलान आ जाए कि इनको किसके साथ मिलाना है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न इस पर बन सकते हैं, ठीक है। या फिर ये पूछ सकता है कि ये किसके विषय में इसमें बताया गया है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं चीड़ों पर चांदनी। इसके रचयिता कौन है? निर्मल वर्मा। इसका वर्ण विषय क्या है? इसकी विषय वस्तु क्या है? तो ये एक यात्रा साहित्य है। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1964 में इसका प्रकाशन हुआ था और ये निर्मल वर्मा जी का प्रथम संस्मरण है, ठीक है। इसमें क्या वर्णित किया है उन्होंने? तो इसमें यूरोप यात्रा का वर्णन है, परंतु चीड़ों पर चांदनी की बात, शिमला के चीड़ों की बात कही गई है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ पॉइंट नोट कर लीजिए कि देखिए इसमें अगर वर्णन करें, क्योंकि ये यात्रा साहित्य है, तो इसमें कौन सी यात्रा है? यूरोप यात्रा का वर्णन किया गया है। लेकिन ये जो चीड़ों पर चांदनी की बात की गई है, ये यूरोप में चीड़ों पर चांदनी की बात नहीं कही गई है, ये शिमला के चीड़ों की चांदनी की बात कही गई है। इसमें 3 नामों का उल्लेख किया है। तो इसमें आभार स्वरूप जो है स्वामीनाथ, बरेन राय और आइसलैंडी कृति यानी थोर्मीमेर योर्गियर सोन, इन तीनों को जो है आभार स्वरूप जो है इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। विषयों की बात कर लेते हैं कि इसमें विषयों की सूची किस प्रकार है। तो पहला है उत्तर रोशनियों की ओर, जिसमें इन चारों का जिक्र किया गया है। ब्रेख्त और एक उदास नगर, इस पे तो प्रश्न पूछा ही गया था कि ये किसमें है। रोती हुई मोमेंट का शहूर, उत्तर रोशनियों की ओर, सफेद रातें और हवा। चीड़ों पर चांदनी इसका दूसरा अध्याय है, जिसमें लिहित से एक संस्मरण, वर्तराम के एक शाम, पेरिस एक स्टिल लाइफ, वियना और चीड़ों पर चांदनी। देखिए दूसरे अध्याय में चौथा टॉपिक जो है इस पर दिया गया है, ठीक है। देहरी के बाहर लेक्सनेस एक इंटरव्यू, काफा और चापे एक समकालीन चेक साहित्य, देहरी के भीतर चेखव के पत्र। ये इसका हो गया हमारा सूची। अब बात करते हैं पात्रों की। तो इसमें कौन कौन से पात्र है? तो मारिया है, थोगियर है, एंगुई है, दुबुआ दुबुआ है और एल्बिन है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो वो है महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार, ठीक है। ये क्या है? तो ये रेखा चित्र और संस्मरण दोनों के अंतर्गत आता है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। और इसमें क्या है? तो मेरा परिवार महादेवी वर्मा जी का चौथा संस्मरण है। तो इनके द्वारा जितने भी संस्मरण लिखी गई है उसमें मेरा परिवार चौथा संस्मरण है। अतीत के चलचित्र ये सब जो है इनके बाकी हैं, ठीक है। इसमें क्या वर्णित है? तो इसमें पशु पक्षियों का जो है उन्होंने जो कुछ पशु पक्षी पाल रखे होते हैं उसका वर्णन जो है उन्होंने इसके अंतर्गत किया है। तो इसमें से एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न जो आ जाता है, चलिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। तो देखिए मेरा परिवार में कुल कितने संस्मरण हैं, ठीक है। ये प्रश्न आप सभी के मन में आया था जब मैंने ये टॉपिक कराया भी था पहले। तो देखिए इसमें कुल 7 संस्मरण है। अब आप कहेंगे नहीं 9 है, तो बिल्कुल भी नहीं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो इनके सब हेडिंग हम कहते हैं
उपशीर्षक, उपशीर्षक इसमें 9 है, लेकिन अगर बात करें कुल संस्मरण की तो कुल आपको इसमें 7 संस्मरण दिखते हैं। पहला है नीलकंठ जो कि मोर के बारे में है, गिल्लू गिलहरी है, सोना हिरनी है, दुर्मुख, दुर्मुख जो है वो खरगोश होता है, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये खरगोश है, गौरा गाय है, नीलू कुत्ता है, निक्की नेवला, रोजी कुतिया और रानी घोड़ी। अब आप ये मत सोचिएगा कि देखिए नीलकंठ मोर है तो उसमें मोरनी का भी जिक्र आया हुआ है, तो ये सब चीजें नहीं आपको याद रखनी है, वो सब आपको अलग से जब चैप्टर की बात करते हैं तब आता है। और भी इसमें पात्र है, गौरा गाय का बच्चा भी होता है, और मोर का मोरनी होता है, फिर एक दूसरी मोरनी आ जाती है, तो इस प्रकार से तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे, लेकिन जो मेन है उनको आपको ध्यान में रखना है। या फिर जो हम कह सकते हैं कि जब आप चैप्टर खोलते हैं तो चैप्टर में जो आपको सीक्वेंस वाइज जो नाम मिलते हैं वो यही नाम है, ठीक है। तो इसके अनुसार आप कुल संस्मरण की बात करें तो आप 7 लिखिएगा, और इनका सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से है। जो 7वां हमारा इसका टॉपिक है उसमें इन 3 के बारे में बताया गया है, ठीक है। और पशु पक्षियों का तो उन्होंने कुल 9 पशु पक्षियों का इसमें वर्णन किया है, ठीक है। नेक्स्ट है ऋण जल धन जल, ये किसकी रचना है, तो ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। इसकी विधा क्या है, तो ये उनके द्वारा लिखित रिपोर्ताज है। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो ये 1975 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। अब इसमें क्या वर्णन किया गया है, ऋण जल धन जल, तो इसमें बाढ़ और सूखे दोनों स्थितियों का जो है लेखक के द्वारा वर्णन किया गया है। लेकिन अगर बात करें तो देखिए जो रेणु जी है उन्होंने इसका संपादन नहीं कर पाए थे, उनके मरणोपरांत जो है उनका संस्मरण रिपोर्टाज जो है ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। ये उनके मरणोपरांत ये प्रकाशित हुआ था, तो अज्ञे जी के द्वारा संपादित दीनमान पत्रिका में ये प्रकाशित किया गया था। और ऋण जल में क्या है, ऋण जल दक्षिण बिहार के सूखे और अकाल का वर्णन किया गया है। धन जल पटना की भयानक बाढ़ का वर्णन किया गया है। तो अब देखिए ऋण यानी कि ऋण का मतलब क्या होता है, उधार, कमी पड़ना। आप ऋण कब लेते हैं, जब आपको उधार हो जाए, कमी हो जाए उस चीज की, तो जल की कमी, यहाँ पे जल की बात की गई है, ऋण जल, जल की कमी और सूखा। वहीं पे धन जल, धन का मतलब क्या होता है, बढ़ गया, धन का तात्पर्य ही हो गया, तो धन की, जल की अधिकता, बाढ़, ठीक है। ये ऋण जल धन जल का अर्थ हो गया है। तो इसमें क्या वर्णित है, तो देखिए बिहार में सन 1966 में पड़े सूखे का वर्णन किया गया है। तो ये जो ऋण जल है यानी इसमें क्या है, 1966 में सूखे पड़े का वर्णन है, और वहीं पे धन जल तो 1975 में आए बाढ़ का चित्रण इसमें किया गया है। ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, अकेला मेला, जो कि डायरी है रमेश चंद्र शाह जी की, ठीक है। विधा क्या होगी इसकी, डायरी। इसमें क्या है, तो 1980 से लेके 86 तक की एंट्रीज जो है इसमें की गई है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है सन 2009 ईस्वी। इस डायरी में इन्होंने जयशंकर प्रसाद, अज्ञे यीट्स, टी.एस. एलियट, मलयज, निर्मल वर्मा, विपिन कुमार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजयदेव नारायण शाही आदि लेखकों का जो है इसमें उन्होंने जिक्र किया है। फिर बात करते हैं अगली रचना, प्रेमचंद के साथ 2 दिन। इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है बनारसी दास चतुर्वेदी जी। ये क्या है यानी इसकी विधा क्या है, तो ये एक साक्षात्कार है, और ये बनारसी दास चतुर्वेदी जी का दूसरा साक्षात्कार है। तो अब आप कहेंगे इनका पहला साक्षात्कार कौन सा है, तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी का पहला साक्षात्कार है रत्नाकर जी से बातचीत, जो कि 1931 सितंबर में विशाल भारत में प्रकाशित की गई थी। वहीं पे बात करेंगे कि प्रेमचंद के साथ 2 दिन, ये कब प्रकाशित हुई, तो ये भी जनवरी में विशाल भारत में प्रकाशित हुई, ठीक है। इसमें बनारसी दास चतुर्वेदी जी द्वारा प्रेमचंद जी का लिया गया इंटरव्यू का वर्णन है, और कुछ लोग जो है इसे पहला साहित्यिक इंटरव्यू भी मानते हैं। नेक्स्ट है निराला के पत्र, जिसके रचयिता है जानकी वल्लभ शास्त्री।
और इसकी विधा क्या है, तो ये एक पत्र साहित्य है। यानी देखिए क्या होता था कि एक लेखक जो है, एक रचयिता जो है, जब दूसरे साहित्यकार को, दूसरे रचनाकारों को जब पत्र लिखते थे, तो ये जो पत्र व्यवहार होता था, उन सभी पत्र व्यवहारों का जब संकलन करके जब उनकी रचना की गई, तो वो हमारा पत्र साहित्य के अंतर्गत आता है। और ऐसे ही जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने निराला जी के पत्रों का जो संकलन है वो किया है, और उसका नाम निराला के पत्र नाम से उन्होंने संकलित किया है। तो ये पत्र साहित्य के अंतर्गत आता है। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1971 ईस्वी है। और जानकी वल्लभ शास्त्री की जो संस्कृत कविताएं हैं, तो उनकी संस्कृत की जो कविताओं का संकलन है वो काकली नाम से 1930 में किया गया है। ठीक है। निराला जी ने काकली के गीत पढ़कर, अब आप कहेंगे कि मैंने इसका जिक्र क्यों किया, हम तो निराला के पत्र पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जो जानकी वल्लभ शास्त्री है उस पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और हुआ क्या था कि जो इन्होंने काकली की रचना की थी जानकी वल्लभ शास्त्री ने, तो उन्हीं रचनाओं के गीत पढ़कर, काकली के गीत पढ़कर जानकी वल्लभ शास्त्री को उन्होंने प्रिय बाल पिक संबोधित कर पत्र लिखा था। यानी होता नहीं कि कोई चीज हमने देखी पढ़ी उसके बारे में हमने आगे लिखा। तो जानकी वल्लभ शास्त्री ने जब काकली लिखा, तो उसी को जब निराला जी ने पढ़ा, तो उन्होंने पत्र इनको लिखा था। तो उन्होंने क्या संबोधित किया हुआ है, तो प्रिय बाल पिक। इसका प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, 1971 में। ठीक है। और जब उन्होंने पहली बार निराला जी को देखा, तो क्या निकला उनके मुंह से, अपनी फजली की उस करुण कातर दृष्टि को। तो जब ये पहली बार निराला जी से मिले, तो जानकी वल्लभ शास्त्री के मन में जो विचार आए, जो चीज उन्होंने देखी कही, वो यही है। आप इस पॉइंट को याद कर ले, हो सकता है प्रश्न पूछ ले कि ये कहाँ से ली गई है। तो ये निराला के पत्र से ली गई है। पहला पत्र कब है इसमें, तो देखिए पहला पत्र इसमें 13 जुलाई 1935 ईस्वी को है। और पत्रों की बात करें तो 109 पत्रों का इसमें संकलन किया गया है। अंतिम पत्र इसमें 15 जनवरी 1957 का दिखाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट है चिट्ठी पत्री, जो कि अमृत राय जी के द्वारा रचित है। ये भी पत्र साहित्य के अंतर्गत आता है। अब इसमें क्या चीज है, तो इसमें प्रेमचंद जी के पत्रों का संकलन किया गया है। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो ये 1962 ईस्वी में प्रकाशित है। ये दो भागों में विभाजित है। जो चिट्ठी पत्री है वो भाग 1 और भाग 2 में विभाजित है। पहले खंड के संपादक की बात करें तो पहले खंड का संपादन अमृत राय ने और मदन गोपाल ने किया है। ठीक है। और वहीं पे दूसरे भाग की संपादन की बात करें तो इसको अकेले अमृत राय जी ने संपादित किया है। तो जो इसका पहला खंड है उसमें क्या है, तो इसमें पहले खंड में प्रेमचंद जी के दया नारायण निगम के साथ पत्रों का संकलन किया गया है। तो इसमें कुल पत्रों की बात करें तो 281 पत्रों का इसमें संकलन किया गया है। वहीं पे इसके दूसरे भाग की बात करें तो दूसरे भाग में प्रसाद, जैनेन्द्र आदि समकालीन लेखकों के साथ हुए पत्रों का संकलन किया गया है। तो अब आप पूछेंगे कि जो इसका दूसरा भाग है उसमें क्या है, उन्होंने समकालीन लेखकों का जिक्र किया है। इसमें कितने पत्रों का संकलन है, तो दूसरे भाग में देखिए यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें 283 पत्रों का संकलन किया गया है। ठीक है। और इसमें 46 लोगों के नाम पर पत्र लिखा गया है। ठीक है। और इसमें अगर बात करें कि पहला पत्र कौन सा है, तो पहला पत्र जो है वो जैनेन्द्र जी को लिखा गया है। ठीक है। और जैनेन्द्र कुमार जो है प्रेमचंद जी को क्या कहकर संबोधित करते थे, तो बाबूजी। ठीक है। और वहीं पे दूसरा पत्र किसको लिखा गया है, तो देखिए दूसरा पत्र इसमें बनारसी दास चतुर्वेदी जी को लिखा गया है। ठीक है। बनारसी दास चतुर्वेदी जी को लिखा गया है। और अंतिम पत्र संग्रह किसको लिखा गया है, तो ये हरिहर नाथ जी को लिखा गया है। तो कुछ ये चीजें होती है जो हम, हाँ,
तो इसमें अब आपको इम्पोर्टेंट क्या याद रखें, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको चिट्ठी पत्र दी गई है जो कि अमृत राय कृत है। इसके अलावा इसमें ये नहीं दिया गया है कि भाग 1 या भाग 2। तो भाग 1 के बारे में मैंने आपको बता दिया है, इसमें अमृत राय और मदन गोपाल जी के द्वारा लिखा गया है, और दूसरे भाग को स्वयं स्वयं अमृत राय ने लिखा है। ठीक है। पहले भाग में जो है दयानारायण निगम के साथ प्रेमचंद जी के पत्रों का संकलन है, पत्रों की संख्या 281 है। वहीं पे दूसरे भाग की बात करें तो इसमें पत्रों की संख्या कितनी है, 283 है। और इसमें समकालीन लेखक तो कितने लेखकों का जिक्र है, 46 लेखकों का। और पहला पत्र जो है वो किसको लिखा गया है, तो पहला पत्र जैनेन्द्र के नाम से है। दूसरा बनारसी दास चतुर्वेदी, ठीक है, बनारसी दास चतुर्वेदी। और इसका अंतिम पत्र देखिए, दूसरे की बात कर रही हूँ। अंतिम पत्र जो है इसका हरिहर नाथ जी को लिखा गया है। ये हमारा चिट्ठी पत्री भाग 2 के बारे में था। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका जानकारी हो गया, जितनी भी आपकी रचनाएं इसमें दी गई है। तो यूनिट 10 जो अन्य गद्य विधाएं हैं उसका संक्षिप्त विवरण आप सभी के सामने मैंने कर दिया। अब आपको कंप्लीट इसकी वीडियो, इसकी जानकारी आप सभी को मिल गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसे मैंने बताया था कि इस कम समय में मैं आपको अच्छे से तैयारी कराऊंगी, जो भी जानकारी जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है वो सभी जानकारियाँ आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। धन्यवाद।